हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जेएमएस लॉ क्लासेस में यानी जुडिशरी मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 5 की, जो बात करता है हमारा महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराधों की, जिसमें हमने चैप्टर एक तरीके से हमें सेगमेंट नंबर 3 के लिए हमें डिस्कस करना है और 2 सेगमेंट के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विवाह से संबंधित अपराधों की, जो कि धारा 80 से लेकर के धारा 87 तक प्रावधानित किए गए हैं। 80 बात करता है हमारा दहेज मृत्यु के बारे में। आज हम डाउरी डेथ से संबंधित प्रावधानों के लिए डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज हम डाउरी डेथ से संबंधित प्रावधान सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दहेज मृत्यु के लिए समझते हैं डाउरी डेथ। डाउरी डेथ निकाल लीजिए आप सभी लोग। जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या उसके नातेदार के द्वारा, ठीक है, दहेज के लिए मांग की गई है उनके द्वारा, ठीक है, या इनके संबंध में उनके साथ क्या की गई है, एक तरीके से क्रूअलिटी की गई है, क्रूरता की गई है, उसे तंग किया गया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या उसके नातेदार द्वारा मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। ये थी हमारी बेयरट की लैंग्वेज। अब मैं इसे डिस्कस करता हूं। दहेज मृत्यु होती क्या है, एक तरीके से हम सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझते हैं। दहेज मृत्यु में क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी महिला की मृत्यु कारित कर देते हो। किसके माध्यम से? आप किसी महिला के लिए उकसा करके, मैं दहेज मृत्यु के बारे में डिस्कस कर रहा था। दहेज मृत्यु होती क्या है, एक तरीके से किसी महिला की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है किसी महिला की मृत्यु? तो इसमें 2 तरीके बताए हैं। एक तो आप महिला के लिए जला देते हो, यानी इसमें लिखा है बर्न्स, यानी आप आग लगा देते हो महिला के लिए, जिससे क्या हो जाती है, महिला की मृत्यु हो जाती है, पहली कंडीशंस। और दूसरी हम बात करते हैं, आप किसी महिला के लिए शारीरिक क्षति पहुंचाते हो, बॉडली पेन पहुंचाते हो, उसके माध्यम से क्या हो जाती है, महिला की मृत्यु हो जाती है। अब महिला की मृत्यु कैसे होगी, इसकी भी सारी प्रोसेस है, उसके लिए भी हम समझते हैं। महिला की मृत्यु क्या होता है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। यदि कोई महिला है, दहेज मृत्यु कब बनेगा, जब उसकी विवाह आपने कर दिया और उसकी 7 वर्ष के भीतर क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। और सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा, इसकी जो मोस्ट लाइन है वो ये है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा। सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा का मतलब क्या है? सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा का मतलब है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से अन्यथा। यानी एक तो होता है व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु, यानी आकस्मिक व्यक्ति की डेथ हो गई। एक होता है आप किसी व्यक्ति के लिए मार दो, ठीक है। एक हम देखते हैं कि व्यक्ति का, एक तरीके से हम कहें कि बुढ़ापा आ गया और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तीनों में अंतर है। आकस्मिक मृत्यु क्या होती है कि एक तरीके से अचानक से एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक। दूसरी हम बात करते हैं बुढ़ापे के माध्यम से। आप सभी लोग जानते हैं एक उम्र के बाद हर व्यक्ति के लिए जाना होता है, ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई। इसमें नॉर्मल परिस्थितियों से अन्यथा क्या लिखा है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा। सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा का मतलब है कि ऐसी महिला जो मरने वाली नहीं थी, मरने की कंडीशन में नहीं थी, आपने क्या किया है, उसमें आग लगाई है, या एक तरीके से कहें आपने शारीरिक क्षति पहुंचाई है जिससे कि उस महिला की मृत्यु हो जाए। क्यों हो जाए उस मृत्यु की, ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आपके लिए ये कदम उठाना पड़ा? तो क्या किया है, मृत्यु से पूर्व, यानी आपने क्या किया है, मृत्यु से पहले क्या चीजें कंडक्ट कराई हैं आपने मृत्यु से पहले क्या किया है, उस लड़की के साथ क्रूरता की है। कौन कौन ने क्रूरता की है? तो या तो उसके पति ने की है या पति के नातेदार ने की है। पति के नातेदार में उनके जीजा, फूफा, मौसा, मौसी, सारे व्यक्ति आ जाएंगे। क्या कर रहे हो आप, जहां किसी महिला के लिए इस तरीके से आप उकसा रहे हो कि उसकी मृत्यु विवाह के पूर्व कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आप विवाह हुआ है, उसके 7 वर्ष के भीतर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा, या तो आप जला दो उस महिला के लिए, या आप क्या कर दो, शारीरिक क्षति के माध्यम से आप क्या कर दो, उसकी डेथ कारित कर दो, ठीक है। या तो पति कर सकता है या उसका नातेदार कर सकता है। किस लिए कर रहे हैं डेथ? दहेज की मांग के लिए, ठीक है। डिमांड ऑफ डाउरी डेथ, क्यों मांग रहे हो आप दहेज, ठीक है। एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम है
1861 का, उसमें सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। और क्या कर रहे हैं आप, ऐसी क्रूएलिटी कर रहे हैं जिसके कारण महिला क्या कर रही है, आप ऐसी क्रूएलिटी या हैरेसमेंट कर रहे हैं कि महिला एक तरीके से इतना आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी ने गाड़ी नहीं दी, बंगला नहीं दिया, अरे उनके पिताजी ने तो एसी दी है। या तो आप कह रहे हैं वो पति, या पति का कोई नातेदार में जितने भी हैं उसके फैमिली मेंबर या उनके रिलेटिव्स, ठीक है, जो उस पति से संबंध रखते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि जो पति है उसने या उसके पति के नातेदार ने क्या किया है, एक तरीके से दहेज मृत्यु कारित की है। अब हम देखते हैं कि दहेज मृत्यु के लिए क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो उनके लिए आप एलिमेंट्स के लिए निकाल लें। मैं इसलिए निकलवा रहा हूं इस सेगमेंट के लिए, इस एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चंस है। आजकल मेंस का क्वेश्चंस 4 और 2 नंबर में भी पूछने लगे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे मेंस में, एमपी एक तरीके से कहें हम सिविल जज के में, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसके लिए कि दहेज मृत्यु के क्या क्या एलिमेंट हैं, ठीक है। तो पहला है कि महिला की मृत्यु होना चाहिए, दूसरा है दाह या शारीरिक क्षति द्वारा होना चाहिए, तीसरा है 7 वर्ष के भीतर मृत्यु होना चाहिए, और चौथा है सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु होना चाहिए। और 5वां एलिमेंट है इसका कि मृत्यु से पूर्व आपने क्या किया है, दहेज की मांग की है, जिसके कारण उसने अपनी खुद सुसाइड कर ली है, आपने मार दिया है उसे। या हम कहें 7वां पॉइंट बनेगा, आपने या तो आप पति ने या पति के नातेदार ने उसके साथ क्रूअलिटी की है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने क्या किया, दहेज मृत्यु की है। इसे एलिमेंट के लिए हमें इसी से सेक्शन से निकालना है। और हम बात करते हैं इसकी, कहें हम एक तरीके से इसके एक आप कहें यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप इसका एक दृष्टांत भी लिखें, इलस्ट्रेशंस भी लिखें। इलस्ट्रेशंस मैंने दिया है एक तरीके से, तो इलस्ट्रेशंस के लिए भी आप समझें। इलस्ट्रेशंस बात करता है हमारा कि एक ही पत्नी ने शादी होने के 2 वर्ष बाद क्या किया है, आपने एक तरीके से उसने क्या किया है, आत्महत्या कर ली है, ठीक है। किसी की वाइफ थी, उसने क्या किया है कि आपने उसे इस तरीके से टॉर्चर किया है, इस तरीके से आपने उसका हरेसमेंट किया है एक तरीके से, कि क्या कर लिया है ऐसी कंडीशंस में उनने क्या है, ऑटोमेटिक एक तरीके से कहें हम डेथ कॉज कर ली है। क्यों कर ली है, क्योंकि आपने उसे टॉर्चर किया है और आपने उससे दहेज की मांग की है, या तो आपने किया है और आपके कोई नातेदार ने की है। और ऐसी कंडीशंस में आप उसके साथ लगातार क्रूरता करते रहे, तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम तो ऐसे खानदान से बिलोंग करते हो, फलाने ने तो ये दिया है, वो दिया है। सारी चीजें जितनी हम देखते हैं दहेज के रिगार्डिंग, आप सभी लोगों ने देखे होंगे केसेस किस तरीके से आते हैं डाउरी डेथ के। अब इसमें ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने भाई दहेज हत्या कर दी, ठीक है, डाउरी डेथ कर दिया आपने, क्राइम। दूसरी हम बात करते हैं कि इसके स्पष्टीकरण की। हमें डाउरी डेथ का एक तरीके से हम कहें कि पता कैसे चलेगा, तो इसके संबंध में एक एक्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अकॉर्डिंग, और हम कहें 3 के अकॉर्डिंग, और एक इसमें अनुसूची दी गई है। आप एमपी एडीपीयू का सब्जेक्ट है ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो उसमें बताया गया है कि भाई दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। भले ही आप किसी व्यक्ति के लिए दहेज देते हो या दूसरा व्यक्ति आपके लिए दहेज देता है, ये दोनों ही अपराध की कैटेगरी में माना गया है। एक होता है दान, लोग तो कहते हैं हमने दान में दिया है, तो एक इंडेक्स दी गई है, एक शेड्यूल दी गई है, आप उस शेड्यूल के अनुसार ही किसी व्यक्ति के लिए दान करेंगे, उसमें लिखा है सारी चीजें। और दहेज देना और लेना एक तरीके से गैर कानूनी है, अपराध है, और इसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग कार्यवाही करके सजा का भी प्रावधान है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के माध्यम से। तो सारी चीजें उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं ऐसी कंडीशंस में, मैंने इलस्ट्रेशंस भी बताया, मैंने इलस्ट्रेशंस में 2 साल यदि शादी हो गई है, उसके 2 साल के अंतर्गत महिला ने मृत्यु कारित कर ली, इसमें कितना समय है, 7 साल। हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्वेश्चंस बनाएं कि उसकी शादी 1/1/2025 को हुई, उसने 2030 में डेथ कारित कर ली, आपने उससे दहेज मांगा था, या ऐसी प्रॉब्लम करके वो आपके लिए एक इंटरव्यू में फंसाने के पर्पज से क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके लिए यहां देखना 7 वर्ष के भीतर यदि महिला करती है सुसाइड, पर्पज मैंने आपके लिए सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग बता दिया है, तभी दहेज मृत्यु लगेगी।
यदि 8 या 9 साल हो गए उसके अलावा दहेज मृत्यु नहीं लगेगी। ठीक है, विदिन 7 ईयर में होना चाहिए जो भी है, क्योंकि 7 साल के अंतर्गत आप मांग सकते हो दहेज। एक तरीके से लॉ यह प्रिजम्पशन करके मांगता है। 7 साल में आपने आपत्ति क्यों नहीं की? आपसे जब मांगा जा रहा था दहेज तो आपने उससे पहले भी तो आपत्ति कर सकते थे। आपने क्यों नहीं की आपत्ति? तो इस संबंध में लॉ ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 7 वर्ष के भीतर यदि ये सारी कंडीशंस होती हैं तभी दहेज प्रथा लगेगा। अदरवाइज फिर क्या लगेगा? 7 वर्ष के बाद फिर आपका अटेम्प्ट भी हो सकता है, दुष्प्रेरण भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। वो आपकी वो एक तरीके से कहें आत्महत्या की उकसाने का भी बन सकता है। वो आपकी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन दहेज मृत्यु नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं कितनी पनिशमेंट है। तो इसके लिए हमें सेक्शन 80 का क्लॉज 2 ध्यान रखना है। उसमें बताया गया है कि दहेज के लिए दंड, दहेज मृत्यु के लिए दंड, यदि किसी व्यक्ति ने, यदि कहें हम महिला ने यदि मृत्यु अपनी कर ली है तो जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया है या उसके नातेदार ने, तो ऐसी कंडीशंस में बताया गया है कि दहेज मृत्यु के लिए कितना दंड दिया जाएगा। तो इसमें लिखा है 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी उन्हें। ठीक है, जो कहां तक हो सकती है? आजीवन कारावास तक हो सकती है। भाई ये प्रावधान क्यों रखा है इतना टफ? क्योंकि यहाँ पे लड़की की डेथ हो गई, यहाँ पे लड़की मर चुकी है दहेज मृत्यु में, इसीलिए इस प्रावधान के लिए इतनी ज्यादा सजा रखी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे मैं एक और सेक्शंस हैं इसके लिए डील करूंगा। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशंस की बात और करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस यानी अपराधों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। धारा 80 की धारा उपधारा 2 बात करती है कि इस धारा के अधीन अपराध कैसे होंगे, ऑफेंस किस कैटेगरी के होंगे। तो एक तो मैंने बताया कि संज्ञेय होंगे, दूसरा मैंने बताया अजमानतीय होंगे, तीसरा मैंने बताया असमनीय होंगे, और चौथा मैंने बताया किसके द्वारा ट्रायल चलेगी? सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल चलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं। दहेज मृत्यु मैंने लगभग पूरा करा दिया है। अब दहेज मृत्यु के रिगार्डिंग हम देखते हैं सेक्शन 80 के लिए किस सेक्शन से रीड विद करना है। तो सभी लोग आप लिखेंगे रीड विद सेक्शन BNS 2023 के सेक्शंस नंबर 85 और 86 आप रीड विद करोगे 80 के साथ। अब आप निकालिए इसी कंडीशंस में सेक्शंस 85 और 86। तो आप 85 के लिए निकालें, मैं 85 के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। 85 बात कर रहा है हमारा किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। इसमें आगे चीजें दी गई हैं कि जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आप सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग किसी महिला के पति द्वारा या किसी पति के रिलेटिव द्वारा, पति के नातेदार द्वारा यदि महिला के साथ क्रूरता कर रहे हैं, केवल क्रूअलिटी के लिए डेथ बताइए, यहां आप समझें, वहां पे डेथ महिला ने कर ली, यहाँ पे आप केवल हरेसमेंट कर रहे हैं, क्रूअलिटी कर रहे हैं, आप क्रूरता कर रहे हैं महिला के साथ। अभी महिला ने डेथ नहीं की, सुसाइड नहीं की एक तरीके से, अभी आपने अभी उसे जलाया नहीं है महिला के लिए, जिंदा है अभी महिला, आप क्या कर रहे हो? उसके साथ क्रूरता कर रहे हो, क्रूअलिटी। इसीलिए आपके लिए इसमें बताया गया कि भाई 3 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना दिया जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप 80 और 85 में डिफरेंस समझ पा रहे हो। 80 में महिला की मृत्यु हो जाती है, 85 में महिला की मृत्यु नहीं हुई है। अभी आप केवल क्रूअलिटी कर रहे हो वुमेन से, ठीक है। अभी उसने सुसाइड वगैरह नहीं की, या ना आपने जलाया है, ना एक तरीके से कहें हम आपने क्या किया है, एक तरीके से उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई है जिससे कि वो मर जाए, या ना आपने एक तरीके से कहें आप तो केवल दहेज मांग रहे हो, तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, वो फलाने के पिताजी ने तो गाड़ी दी है एसी वाली, अरे तुम्हारे पिताजी ने तो एंगेजमेंट करते समय हमसे बोला था कि हम गाड़ी देंगे आपके लिए, आपने ये कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं की, आपने ये नहीं किया। ये सारी चीजें आप सोसाइटी में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो सारी चीजें, आई थिंक जितना मैं समझ रहा हूँ आप सारे लोग समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो सोसाइटी में आज भी लोग कहते हैं कि दहेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो आज भी दहेज लोग एक तरीके से कहें, लोगों का जो लेने का तरीका है दहेज उसमें चेंजिंग आई है। बाकी कॉन्सेप्ट लोगों का वही है कि लड़का यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हमें अच्छा खासा दहेज चाहिए, ठीक। उसके और सबसे पहले पता है दहेज में हाथ कौन बटाती है, एक तरीके से
महिला सोचती है कि मेरी लड़की के लिए घर अच्छा मिल जाए, पिताजी सोचते हैं, भाई सोचते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो अच्छी जगह पहुंच जाए। तो इसीलिए हम लोगों के लिए खुद ऑफर देते हैं, एक तरीके से लोग खुद देते हैं ऑफर सामने वाले के लिए कि भाई आप एंगेजमेंट कर लीजिए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार डाउरी होगी वो ट्रांसफ़र की जाएगी। जो भी सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में जो हम देखते हैं, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें आप सारे लोग जानते हैं किस तरीके से लोग दहेज लेते हैं और देते हैं। ठीक है, तो इसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस एक्ट के रिगार्डिंग। मैं इसे आपके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1861 के लिए डिस्कस कराऊंगा, तो मैं उसमें आपके लिए सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी हमने 85 देखा और 80 में डिफरेंस देख लिया एक तरीके से। अब मैं बात कर रहा हूँ 86 की। क्रूअलिटी क्या होती है? क्रूअलिटी के लिए आप आगे लिखें न्यूली एडेड। हम कहें आईपीसी में एक सेपरेट ऑफेंस था ही नहीं, क्रूअलिटी का एक अलग से नहीं था, इस स्पष्टीकरण वगैरह में था ये प्रावधान। तो इसमें क्या किया है, एक न्यूली एडेड एक अलग से सेक्शन बनाया गया है जिसे हम क्रूअलिटी के नाम से जाना जाते हैं। और क्रूअलिटी की परिभाषा की बात करूं तो हम 86 लगाना है, और यदि मैं 85 की बात करूं तो वो क्रूरता कौन कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं महिला का पति या पति का नातेदार। किसमें? 85 में। ठीक है, वो 86 में क्रूरता की डेफिनेशन है, कौन कौन सी चीजें करके आप क्रूरता पहुंचा सकते हो किसी वुमेन के लिए। समझते हैं हम कितनी चीजें हैं। तो मैंने बेसिकली ऐसे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 की पॉइंट्स निकाले हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे फिर पूरा डिस्कस किया है। पहला है, पहले पॉइंट में आप अंडरलाइन करेंगे विलफुल कंडक्ट, यानी जानबूझकर कोई आचरण करते हो आप। दूसरे में मैंने निकाला है की पॉइंट, महिला को तंग किया गया है हिंदी में, या आप इसमें लगाओगे हरेसमेंट ऑफ वुमेन। समझते हैं हम एक एक से क्या चीजें हैं इसमें एलिमेंट महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 86 का क्लॉज ए। 86 का क्लॉज ए बात कर रहा है विलफुल कंडक्ट। क्या होता है विलफुल कंडक्ट? समझते हैं हम सारी चीजें विलफुल कंडक्ट के संबंध में। विलफुल कंडक्ट में जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। समझते हैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू के लिए विलफुल कंडक्ट क्या होता है। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो, ऐसी प्रकृति का कोई एक्ट कर रहे हो जिससे क्या है, महिला आत्महत्या करने के लिए एक तरीके से आप हरेस कर रहे हो, आप प्रेरित कर रहे हो कि नहीं आप तो ऐसा करो। ठीक है, आप महिला के 3 चीजों के लिए क्षतिकारक कर रहे हो। पहला है जीवन के लिए यानी लाइफ के लिए, दूसरा बात कर रहा हूं मैं अंग के लिए, तीसरा बात करूंगा मैं स्वास्थ्य के लिए, लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, HLT। ठीक, उसके अलावा चाहे आप मानसिक रूप से करो या शारीरिक रूप से। आप मानसिक रूप से तो जानते ही होंगे, शारीरिक रूप से भी जानते होंगे किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मैं एक बार और अपने शब्दों में समझा देता हूं, मानसिक रूप और शारीरिक रूप। मानसिक रूप से आप टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हारे डैडी ने ये नहीं दिया, ये वो नहीं दिया, गाली गलौज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? मानसिक रूप से व्यक्ति के लिए क्या हो, एक तरीके से प्रेरित हो कि यार मैं तो थक गया, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, इनने पूरी हदें पार कर दी अपनी, अब मैं इनके साथ रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो इसमें महिला के बारे में बात की गई है। तो लड़की ऐसे उसके लिए क्या बोलते हैं, आप ऐसी क्रूरता कर रहे हो जिससे लड़की ऐसा मेंटल टॉर्चर आपका डेली का हो जाए और वो नहीं झेल पाए ऐसी कंडीशंस में, वो कहे इनका डेली का हो गया है, ऐसी कंडीशंस में इससे बढ़िया है कि जीवन ही समाप्त कर दो अपना। आप क्या कर रहे हो, महिला के लिए क्रूरता कर रहे हो। आप 3 चीज के लिए आप क्षति पहुंचा रहे हो। एक तो ये हो गई मानसिक रूप से, मेंटली रूप से आप परेशान कर रहे हो। दूसरा होता है शारीरिक रूप से, बॉडली आप सभी लोग जानते होंगे। आप क्या कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो अननेसेसरी। आपका कभी भी मन किया, आपने कभी भी उसे पीटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो, आप शारीरिक रूप से उसे कष्ट दे रहे हो वुमेन के लिए। अब ऐसी कंडीशंस में जीवन, अंग और स्वास्थ्य, ठीक है, लाइफ, लिम्ब और हेल्थ के लिए आप ऐसी कंडीशंस में क्या पहुंचा रहे हो, एक तरीके से गंभीर क्षति पहुंचा रहे हो, यानी ग्रीवियस इंजरी पहुंचा रहे हो ऐसी कंडीशंस में, इससे उसके लिए जो खतरा है उसे एक तरीके से संभावना बनी हुई है हमेशा। ठीक है, दूसरा हम विलफुल कंडक्ट आपके लिए समझ में आया होगा। दूसरा मैं बात कर रहा हूं महिला को तंग करना। महिला को तंग करना जहां उसे या
उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। क्या बता रहा है इस क्लॉज? एक क्लॉज बात कर रहा है कि आप महिला के लिए तंग कर रहे हैं, आप महिला के लिए हरेसमेंट कर रहे हैं। हरेसमेंट कैसे कर रहे हैं? इसमें आगे बताया गया है कि आप कह रहे हैं कि अपने पिताजी से, आपके पिताजी ने 4 व्हीलर नहीं दी मुझे, मेरी बात थी उनसे। क्या कर रहे हो आप? महिला को तंगी तो कर रहे हो 4 व्हीलर लाने के लिए। जाओ अपने पिताजी से कहो कि 4 व्हीलर दी जाए। शादी कंडक्ट हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं, जितना उनके सामर्थ्य में था उतना उनने दे दिया है। उसके अननेसेसरी सारी एक तरीके से आपकी फुलफिलमेंट करते हुए सामने वाले ने सारी चीजें कर दी हैं आपके लिए, और आपकी अच्छी खासी जीवन यापन चल रहा है, फिर भी आप सामने वाले के लिए परेशान कर रहे हो। वो आपके पिताजी ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सारी चीजें आती हैं। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, दहेज का जब केस आते हैं तो देखें क्या क्या लिखवाई जाता है। उसमें कुछ चीजें होती भी है, कुछ चीजें बना के लिखाई भी जाती हैं लोगों के द्वारा। आपके लिए दिया 10 लाख रुपए दहेज, लिखा दिया महिला ने 25 लाख रुपए दिया और एक 4 व्हीलर, जबकि 4 व्हीलर क्या उनके पिताजी ने नहीं दी थी, 2 व्हीलर, लेकिन लिखवा देते हैं लोग। परेशान होके वो कहते हैं लिखो तुम, तो ये तो प्रूफ का विषय है, करेंगे प्रूफ लास्ट में, अभी तो लिखो तुम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे यार इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अननेसेसरी लोग केस लेके आ जाते हैं, इसमें तो बड़ा इश्यू है। एक अरनेश कुमार वर्सेस नेहा का जजमेंट आया, उसमें कहा कि आप हस्बैंड और वाइफ यदि कोई केस लगाना चाहते हैं फैमिली मैटर से संबंधित, डिवोर्स से संबंधित, मेंटेनेंस से संबंधित, तो आपके लिए अपनी जो संपत्ति का ब्यौरा है, डिटेल्स है, हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए अपनी डिटेल्स, जब भी सूट मेंटेनेबल होगा जब आप डिटेल के साथ फाइल करेंगे सूट। तो आप रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन के लिए जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस किया है। इस वाली चीज के लिए रजनीश वर्सेस नेहा क्यों जरूरत पड़ी इसके लिए। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने संपत्ति भी बता दी। संपत्ति में मैंने आपके लिए बताया था कि जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति दोनों में से कोई भी हो सकती है संपत्ति। इसमें केवल लिखा है भाई संपत्ति वर्ड, इसमें नहीं लिखा है मूवेबल और इमूवेबल। हो सकता है प्लॉट की मांग कर दे, उनने कह दिया मेरे 4 मकान हैं, 1 मकान में लड़की के लिए करा दूंगा भविष्य में, नहीं तुम तो अभी करो। या उनने नहीं कहा, उनने कहा तुम्हारे पिताजी के पास तो बहुत बड़े डीलर हैं प्रॉपर्टी के, जाओ प्रॉपर्टी ले लो उनसे। चलो हो सकती है। कार के लिए कह दिया मूवेबल है, तो इसमें प्रॉपर्टी आप समझे दोनों पे ही प्रकार की प्रॉपर्टी की इंक्लूड आएगी। दूसरी हम बात करते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ डेफिनेशंस क्लॉज में। तो मैंने बताया भी था कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है। मूल्यवान प्रतिभूति का संबंध में मैंने सेक्शन 2 के क्लॉज 31 के लिए डिस्कस किया था। सेक्शन 2 का क्लॉज 31 बात करता था मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति होती क्या है? तो मूल्यवान प्रतिभूति कोई ऐसा दस्तावेज है, एक तरीके से हम कहें, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के लिए कोई अधिकार मिल जाए, चला जाए, समाप्त हो जाए, कोई अधिकार क्षेत्र बढ़ जाए, कम हो जाए, एक तरीके से हम कहें ये सारी चीजें मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आती हैं। मूल्यवान प्रतिभूति के संबंध में हम कहें एक ऐसा दस्तावेज जिसका कोई मूल्य हो। मैं सिंपल भाषा में एक इलस्ट्रेशन अभी प्रिपेयर करता हूं आपके सामने। आप सभी लोग गए होंगे, आप किसी शॉप पे जाना और कोई आपने बोल दिया उनसे कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप किसी होटल पे गए, आपने कह दी उसने 4 समोसा पैक कर दीजिए, ठीक है। या आप किसी शॉप पे गए किताब लेने के लिए, आपने कह दी भाई साहब आप एक किताब दे दीजिए। आपने क्या मांगा उससे? रद्दी मांगी, पेपर मांगा, एक तरीके से पेपर आपने मांगा, ठीक है। आपका पेपर आपने केवल उसे पढ़ने के पर्पज से यूज किया और पढ़ने के बाद पेपर की आजकल वर्तमान समय में रैपर बनने लगे हैं। पेपर के रैपर बनते हैं जो आजकल आप दुकानों पे यूज करते हैं। एक तरीके से प्लास्टिक के लिए बैन करने के लिए आया है आजकल। तो एक तरीके से कहें हम कागजों के थैले भी आने लगे हैं मार्केट में, बहुत दिनों से आए हैं, अभी से नहीं है कॉन्सेप्ट। क्योंकि प्लास्टिक के लिए बैन करने की कोशिश की है सरकार ने, क्योंकि सरकार का मानना है कि प्रदूषण हो रहा है प्लास्टिक से। अब मैं इसका इलस्ट्रेशन क्यों दे रहा हूँ?
मैं अभी इसके लिए कनेक्ट करके बता रहा हूँ आपके लिए, क्यों मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने समोसा पैक कराया या कोई ऐसी चीज पैक कराई, सामने वाले ने उस पॉलीथिन में, उस कागज में उसे पैक कर दिया, आपने ले लिया, आप लेके घर आए। अब जो कागज है, क्या उसकी आपके लिए कोई वैल्यू है? नहीं है। दूसरी मैं बात करता हूं मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है। आपकी BLLB की अंकसूची है, मूल्यवान प्रतिभूति है। आपका एग्रीमेंट है, आपकी रजिस्ट्रियां है, क्या मूल्यवान प्रतिभूति है। कहीं भी रख दो अंकसूची के लिए, लोन दे देगा। सरकार के पास रख दो, एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी है, बेच दो किसी के लिए, कैसे नहीं मिल रहा पैसा, मूल्य है ना उसका कुछ, भले ही वो कागज का टुकड़ा है। अरे दुनिया की नजर में कागज का टुकड़ा है, अपना तो अरबों की संपत्ति है। आप देखते होगे एक कॉलम नंबर, सर्वे नंबर में किसी में भी देखते हो आप, कॉलम नंबर 12 में एंट्री रहती है एक तरीके से खसरे में, भूमि स्वामी की रहती है 3 नंबर कॉलम में। यदि आप खसरा देखा होगा आपने, और खसरा सारे लोगों ने देखा होगा, तो कॉलम नंबर 3 में एंट्री रहती है भूमि स्वामी की, और कॉलम नंबर 12 में एंट्री रहती है कब्जेदार की। यदि किसी की कॉलम नंबर 3 में एंट्री है, ठीक है, आपके पास एक खसरा आया जिसकी कॉलम नंबर 3 में एंट्री है और हाईवे से जमीन लगी हुई है और करोड़ों की संपत्ति है, उसमें एक तरीके से कहें 100 बीघा जमीन लगी है, ठीक है, और कम से कम नहीं तो 8-10 हजार के स्क्वायर फुट अभी वर्तमान में जमीन चल रही है। अब मैं आपके लिए बता रहा हूं कि हो सकता है उस कागज के टुकड़े की, उस प्रॉपर खसरे की, हो सकता है आपके लिए मामूली चीज लगे। क्यों? आपके लिए नहीं है उस चीज का वैल्यू पता। जैसे ही आपने खसरे के लिए देखा उस ऑनर ने, तो उसके लिए पूछना आपके क्या वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। वो कहेगा भाई इसमें तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लगी है। उसे बोलते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब होता है ऐसा कोई दस्तावेज जिसका कोई फ्यूचर में मूल्य हो या अभी मूल्य हो, या आप किसी के लिए राइट ट्रांसफर करते हो। मैंने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन दिया है, आप किसी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो आपके लिए पैसा देगा सामने वाला उस प्रॉपर्टी के एवज में, या तो आप अधिकार के लिए ट्रांसफर करो, सृजित करो, कोई अधिकार मिल जाए, कोई अधिकार चला जाए, ठीक। ये सारी चीजें मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आती हैं। दूसरा बात कर रहा हूं मैं आपसे कि विधि विरुद्ध मांग कर रहे हो आप, ठीक है, और सामने वाले ने ऐसी मांग के लिए यदि पूरा नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, उसे प्रपीड़ित कर रहे हो, एक तरीके से उसे कष्ट भेजा रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो उसे। प्रपीड़न की मैंने डेफिनेशन आपके लिए बताई थी। प्रपीड़न की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 15 में डेफिनेशंस थी। इसे कॉरिजन बोलते हैं ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो, या एक तरीके से कहें हम अनलॉफुल तरीके से, आप जैसे विधि द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, और फिर भी आप ऐसे कार्य के लिए करते हो, उसे हम कहते हैं प्रपीड़न। किसी व्यक्ति के लिए उकसाना क्या है, प्रपीड़न ही तो है। इससे व्यक्ति के लिए एक तरीके से क्षोभ कारित हो, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं सामने वाले व्यक्ति ने मांग करने में असफल रहा और आप ऐसी कंडीशन में सामने वाले से तंग कर रहे हो उस महिला के लिए कि आप मूल्यवान प्रतिभूति लेके आओ या कोई संपत्ति लेके आओ, या विधि विरुद्ध मांग कर रहे हो आप, और सामने वाला ऐसा उसकी फैमिली है महिला की, वो नहीं दे पाती है, आपकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाती है वो पूरी, ऐसी कंडीशंस में हम इसे क्रूरता मानेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि 86 की जो डेफिनेशंस मैंने समझाई है वो आपके लिए क्लियर होगी। उसके बाद मैंने अभी तक ये सेक्शंस कंप्लीट किए हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 81 निकालें। 81 क्या बात कर रहा है? 81 कर रहा है एक तरीके से 81 और 83 झूठा विवाह की बात कर रहा है। क्या होता है भाई फॉल्स मैरिज, देखते हैं। इसमें लिखा है सेक्शन 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना। प्रवंचना यानी होता है धोखा देना किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। प्रवंचना का मतलब होता है धोखा देना, जिसका आपका इंटेंशन नहीं है ऐसा कार्य करने वाले का। आप चाहते हो कि मैं व्यक्ति के लिए धोखा दूं, आगे मैं बता रहा हूं। प्रवंचना करने का विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। सहवास यानी होता है साथ रहना, साथ साथ रहना चाहते हो आप, ठीक है। प्रत्येक पुरुष, यानी ये ऑफेंस बनेगा पुरुष के खिलाफ। प्रत्येक पुरुष जो किसी महिला को जो विधिपूर्ण उससे विवाहित ना हो, यानी एक तरीके से महिला का विवाह नहीं हुआ है उस पुरुष से, विधिपूर्ण विवाहित ना हो। मैं अभी सेशन के लिए पूरा सेक्शंस के लिए
कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद मैं इसे ब्रीफिंग करता हूं। ठीक है। प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। ठीक है। और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। क्या बात कर रहा है सेक्शन 81? क्यों ऐसे झूठा विवाह किया गया है? मैंने एक दिन और मैं इसे डिस्कस करा चुका हूं, आज फिर मैं उसे डिस्कस कराऊंगा। जो लोग सेशन में अटेंड नहीं हुए थे वो भी देखें और समझें चीजें, क्यों ऐसे फॉल्स मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रत्येक पुरुष यानी कोई भी पुरुष हो, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर किसी पुरुष के बारे में नहीं बताया, इसमें लिखा एवरी मेल पर्सन, एवरी मैन पर्सन। अब क्या करता है वो मेल पर्सन? देखिए उसकी चालाकी, देखिए आप। वो चाह रहा है कि मैं किसी महिला के लिए क्या करूं? प्रवंचित करूं, धोखा दूं किसी महिला के लिए। इंटेंशन देखिए, पहले ही से सारी चीजें प्लानिंग करके बैठा है। ठीक है। वो उत्प्रेरित कर रहा है महिला के लिए कि आप मेरे साथ रहो। ठीक है। भले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स का इंटेंशन अभी नहीं हो उसका, लेकिन आप देखना आगे इसमें क्या कह रहा है सामने वाला। सामने वाला कह रहा है मेल पर्सन किसी फीमेल पर्सन से कि उसका भले ही विधिपूर्ण विवाहित नहीं हुआ है। विधिपूर्ण विवाहित का मतलब होता है सप्तपदी। सप्तपदी मैंने आपके लिए बताया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ऐसा कोई विवाह जो एक तरीके से हम कहें अपनी रूढ़ियों के आधार पर, अपने रीति रिवाजों के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कब कंप्लीट मानी जाती है? तो मैं आपके लिए बता दूं कि किसी के लिए मंगलसूत्र पहनाना, किसी की मांग भरना, किसी को खाना देना, मतलब बहुत बढ़िया होटल में 4-5 हजार लोगों का खाना चल रहा है, बोले अरे ये VIP शादी हो रही है। भाई शादी नहीं हुई। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी गलत फहमी है। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल मैरिज कब मानी जाएगी? 2 प्रकार की मैरिज होती हैं। अभी आप कहोगे हमने तो पहली बार वर्ड सुना, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। क्या होता है? लीगल मैरिज वो होती है जिसमें हम एक तरीके से कहें सारी रूढ़ी रिवाज रीतियां, मेहंदी भी होगी उसमें, हल्दी भी होगी, मंडप भी होगा, ठीक है, फलदान भी होगा, जो भी सारी एक तरीके से हमारी इसेंशियल कंडीशन चलती हैं वो सारी फुलफिलमेंट होना चाहिए। क्या विवाह के लिए केवल हम कहें 7 फेरे लेना कंपलसरी है? तो मैं आपके लिए यहां कहूंगा नहीं कंपलसरी है। विवाह के लिए 7 फेरे ले रहे हो, आप कह रहे हो कि होगा ही शादी, नहीं। जब तक यदि अग्नि के समक्ष आप 7 फेरे नहीं लोगे, बाकायदा सारी रूढ़ी और रीतियों के अनुसार, जब तक हिंदू विवाह में विवाह कंप्लीट होता ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि अग्नि के समक्ष, सप्तपदी का मतलब क्या होता है? हिंदू विधि में पहले से ही निर्धारित है, आज से नहीं है, हमारे पूर्वजों की प्रथा है, कई सालों से चली आ रही है। आप रूढ़ियां तो जानते होंगे सभी लोग, एक लंबे समय से कानून चला आ रहा है जिसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं और उसी के लिए हम एक कानून का रूप दे देते हैं, उसे हम रूढ़ियां कहते हैं। एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा के लिए हम क्या कहते हैं? रूढ़ी कहते हैं। और रूढ़ी से ही, रूढ़ी जब एग्जिस्टेंस में आती है आगे चल के, जब फ्यूचर में डिमांड बढ़ती है, तब वो हमारा लॉ में कन्वर्ट होता है। आई होप, मैं आशा करता हूं। क्या 1955 से पहले विवाह नहीं होते थे? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया, देश आजाद हुआ हमारा। उससे पहले क्या हम शादी नहीं करते थे? हमारे पूर्वज, भाई होती थी शादी। क्यों आवश्यकता पड़ी हिंदू विधि लाने की? लोगों के लिए इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोगों ने फ्रॉडपंथी सीखी, फिर कहा लॉ की आवश्यकता है। जब लॉ की आवश्यकता हुई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा आपने सुना होगा, एक कथन रहता है। जब तक व्यक्ति के लिए आवश्यकता नहीं होती है, जब तक आप आविष्कार कर ही नहीं सकते हो। यदि कोई व्यक्ति ने किसी के लिए आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल भाषा में समझें, यदि आपके लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, आप चलाना नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही नहीं है, तो आप सीखोगे कैसे? आपके पास चीज होना भी तो चाहिए। आवश्यकता आपके लिए पड़ेगी, आप सारी चीजें सीख जाओगे। इसीलिए कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है चीजों की, जब हम समझते हैं और सारी चीजें हम करते हैं और होती भी हैं चीजें, ठीक है।
तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि हम सप्तपदी समझ रहे थे कि विवाह कैसे होता है संपन्न। तो प्रॉपर जो रूढ़ी और रीतियां हैं जो पूर्वजों की चली आ रही हैं, 1955 से पहले भी विवाह होते थे, ऐसा नहीं है कि 1955 के बाद विवाह हुए हैं। पहले भी हमारे यहाँ शादियां होती थी, आज भी हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं और अभी वर्तमान समय में भी शादियां हो रही हैं। पहले की शादियों में, वर्तमान शादियों में, अभी लेटेस्ट शादियों में क्या डिफरेंस है? हमारे पूर्वजों की शादियां होती थी, थोड़ा मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा। हमारे पूर्वजों की शादियां होती थी, उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं हिंदू मैरिज एक्ट में। आप देखना, यदि मिले तो बताना कहां से आया। मुस्लिम मैरिज एक्ट से आया डिवोर्स का कॉन्सेप्ट। हिंदू मैरिज में तो कोई था ही नहीं। डिवोर्स होता क्या है? डिवोर्स तलाक वर्ड का कोई था ही नहीं। तलाक तो बाद में आया है, मुस्लिम लॉ से एड ऑन किया है कि यदि उन दोनों की नहीं बनती है तो बस म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लेंगे, या अदर ग्राउंड बताएं, क्रूअलिटी वगैरह, ये सारी चीजें वो है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 देखेंगे आप, मेंटेनेंस से संबंधित, उसमें बताया गया है किन कंडीशंस में महिला भरण पोषण ले सकती है। और जो डिवोर्स का एक्ट है उसमें बताया गया है। ये सारी चीजें हमें मिली हैं कहाँ से? लॉ से। जब हमें डिवोर्सों की आवश्यकता पड़ी, जब हमें लोगों को, समाज को संचालित करने की आवश्यकता पड़ी प्रॉपर, जब हम लोग लेके आए, तो मैं आपके लिए बता दूं पहले भी शादियां होती थी। पहले की शादियों में और वर्तमान शादियों में थोड़ा ट्रेंड चेंज आया है। पहले की शादियां थी वो एक तरीके से, हम कहें एक तरीके से इस प्रकार से शादियां होती थी कि लोग चीजों को एक तरीके से समझते थे। आजकल लोगों में, मैं कहूं, जो मैं अपना परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं कि सारी चीजें आजकल लोगों में क्या है कि हम एक तरीके से कहें कि लोगों में इतनी सोचने की, समझने की क्षमता है ना, वो एक तरीके से क्या हो गई है, जो हम कहें पूर्वजों के कॉन्सेप्ट में क्या था, वहां पे लोगों के पास एक विश्वास करने का रीजन रहता था। शादी क्या है? शादी एक तरीके से विश्वास ही तो है सामने वाले व्यक्ति पे। आप ट्रस्ट करते हो, चलेगी शादी। आप ट्रस्ट, दोनों बीचों के संबंध, टकराव कब होते हैं फैमिली मैटर्स में? टकराव जब उत्पन्न होते हैं जब एक दूसरे के लिए व्यक्ति नहीं समझना चाहते हैं। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, व्यक्ति के लिए क्या दिखता है एक तरीके से कि हमें नहीं रहना। आप कुछ भी कहते हो सामने वाले से, भाई आप ना तो सोच रहे हो कि इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पहले के लोग थे वो बड़े सोच समझ के बात करते थे। आज आप लीजिए, आज छोटे छोटे मैटर्स पे आज डिवोर्स की फाइलें चलती हैं। आपके लिए एक तरीके से हम कहें, मैंने बीएनएस में एक सेक्शन पढ़ाया, तुच्छ अपहानि गारित करने वाला सेक्शन था। सेक्शन 33 की बात करूंगा मैं यहाँ पे थोड़ी। डिमेनिवस नन कैरेट लैक्स, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। तुच्छ बातें क्या होती हैं? जैसे मामूली स्वभाव वाला व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं करता, यानी कॉमन सेंस वाला, ऑर्डिनेंस, यानी एक तरीके से कहें एक सामान्यता, जिसके पास डिग्री भी नहीं है वो भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। किसी की आप शर्ट पे इंक फेंक दो तो वो भी शिकायत नहीं करेगा। आप क्या करते हो, आपने वाइफ से बोला आप खाना बना दीजिए, उसने कहा ठीक है मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, खाना बन गया, खाना सारी चीज़ें हो गया। खाना बनने के बाद आपने खाया, ठीक है। जब आप खुद बना के खा रहे थे, जब आपके लिए नमक कम नहीं लगा, सामने वाली जो वाइफ आपके लिए बना के दे रही है खाना, अब आपके लिए उसमें नमक कम लगने लगा है। ठीक है, आप अननेसेसरी तरीके से, एक तरीके से कहूँ मैं कि डेली ही, मतलब उनने चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाया हो, आप डेली ऑब्जेक्शन निकाल रहे हो उसमें, अरे वो आता ही नहीं है तुम्हें बनाना। अरे तो एक काम करो ना, आप खाना बनाना स्टार्ट करो और फिर सामने वाले व्यक्ति से बोलो कि आप इस खाने में कमियां निकालें। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। महिला की ड्यूटी नहीं है कि वो आपके लिए खाना बनाए। मैं मानता हूं कि महिला के लिए एक तरीके से कहा है कि वही हाउस वाइफ है। आज वर्तमान समय में आप देखिए, महिला देश का एक तरीके से कहें हम सबसे ज्यादा, जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले लीजिए, प्रेसिडेंट ले लीजिए, आप सबसे बड़ा पद होता है देश के अंदर राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट होता है। अभी वर्तमान समय में महिला ही कंडक्ट करा रही हैं, महिला ही हैं अभी। तो क्या आप उनके लिए एक हाउसवाइफ के अकॉर्डिंग इसे आंकोगे इस वाली चीज के लिए? नहीं।
भाई उनमें कैपेबिलिटी है, योग्यता है, सारी चीजें, उन्हें समानता का अधिकार है, तो आपकी भी तो ड्यूटी बनती है। मैं इसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा रहा हूं, मैं इसे एक सामाजिक कॉन्सेप्ट के जरिए समझा रहा हूं जो वर्तमान में आज हम देख रहे हैं। वो अभी एक लेटेस्ट केस आया था, मुझे तो सुन के हंसी आई है उस केस के संबंध में। पेपर में एक दिन न्यूज़पेपर में था कि मतलब 25 साल से हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं केवल सेव भाजी की सब्जी को लेकर के। 25 साल से दोनों के बीच इतना ईगो था कि 25 साल से वो एक छोटी सी बात को लेकर के लड़े हैं कोर्ट में। परिणाम क्या हुआ? जब कोर्ट ने देखा कि वास्तविकता में इश्यू है क्या, जब इश्यू डिसाइड किया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने कहा भाई सेव ही तो बनाने की कहा था हस्बैंड ने, आप बना देती। एक काम कीजिए, मैं सेव मंगा देता हूं, जज ने कहा, और वो मंगा देता हूं दूध, आप इन्हें बना के कल टिफिन में लाएं, हो जाएगा आपका सेटलमेंट। तो लोगों में इतनी सबूरी नहीं बची है कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के लिए सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा चल रहा है। उसी में क्या होता है, दूसरा व्यक्ति यदि सही है तो चीजें समझ में आएंगी, सकुशल चलेंगी। अब दूसरा क्या करता है, उस पर आपने कपूर देखा होगा, लोग कपूर में घी डालने का काम कर देते हैं। ऐसे ही कंडीशंस में शादियां टूटती हैं हमारी, जो समाज में अभी वर्तमान समय में मैं कहूं सबसे ज्यादा डिवोर्स की फाइल है। आप फैमिली कोर्ट का जरूर विजिट कीजिए, उसमें देखें आप कितनी छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक पे लोग अपना ईगो लेके बैठे हैं। कई लोगों का तो रीजन ही पता नहीं है आज तक कि हम क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइल चल रही है कोर्ट में केवल ईगो को लेके। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हमारे पास भी कोई पार्टी आती है, हम किसी दूसरे पार्टी के लिए प्रॉपर गाइड करें। आपका घर, आप एक एडवोकेट हो, आपका औचित्य किसी व्यक्ति का घर बिगाड़ना नहीं होना चाहिए। आप छोटा सा अपना स्वभाव के चक्कर में आप उसके बच्चों से, उसके पति से, आप अपने स्वार्थ देखने के लिए ऐसा कभी नहीं करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे नहीं कमाएं, बिल्कुल कमाएं, बेशक कमाएं, लेकिन आप रीजनेबल तरीके से, जो एक तरीके से वैल्यू है चीजों की, वो समझाएं। आप एक तरीके से, यदि आपने उसे गलत तरीके से कहें हम एडवाइस दे दी, वो आप पे ट्रस्ट करके आया है, यदि आपने उसे गलत तरीके से सलाह दे दी, तो एक तरीके से उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह हो जाएगा। तो आप समझें चीजों के लिए। मैं बात करूंगा विदाउट द टाइम वेस्टिंग, मैं अपने टॉपिक की बात करूंगा। हमारा सेक्शन नंबर 82 बात कर रहा है। सेक्शन 83 के लिए डिस्कस करेंगे। पहले मैंने 81 के लिए 83 से डील कराया था, तो 83 हमारा क्या बात कर रहा है? 83 बात कर रहा है हमारा कि विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। क्या हुआ? मैंने अभी सप्तपदी का बताया था आपके लिए कि भाई विवाह अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेना होना जरूरी है, और विदाउट विद किसके जो कंडीशंस हैं हमारी, उनके लिए फुलफिलमेंट होना चाहिए। जैसे अग्नि के समक्ष हम 7 फेरे लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, सारा विवाह हमारा एक तरीके से रूढ़ी और रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है, जब वो विवाह संपन्न विवाह माना जाता है। कई केसों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में डिसाइड किया है कि किस तरीके से, जो एक तरीके से हम कहें विवाह किस तरीके से संपन्न किया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के लिए तो ये था। अभी मैं बताऊंगा इसका आगे कॉन्सेप्ट। तो इसमें लिखा है कि विधिपूर्ण विवाह के बिना, यानी विधिपूर्ण विवाह नहीं हुआ है, कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। आप अपनी मर्जी से, आपने मंगलसूत्र पहना दिया, आपने मांग भर दी, अग्नि के समक्ष फेरे नहीं लिए, क्या विवाह कंडक्ट हो गया आपका संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज से? नहीं हुआ। इसमें आगे लिखा है जो कोई मतलब आएगा पति या पत्नी। ऊपर में 81 में केवल मेन पर्सन था, लेकिन 83 में बात कर रहा है पति और पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकते हैं ऐसा, मतलब विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक कार्य कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं हमारी तो शादी हो गई, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बेईमानी से या कपटपूर्वक आश्रय से। बेईमानी आप जानते हो, एक व्यक्ति के लिए सदोष अभिलाभ हो, दूसरे व्यक्ति के लिए सदोष हानि हो, बेईमानी कहलाता है। और कपट के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 बात करें, किसी तथ्य का सक्रिय छिपाव करना। आपकी शादी हो गई थी या नहीं हुई थी, आप फिर भी क्या कह रहे हो एक तरीके से कि ठीक है वो तो हमारे अकॉर्डिंग तो हो गई है शादी, हमने तो क्या है मांग भर दी है, तो अब हो गई हमारी शादी, तो नहीं मानी जाएगी शादी। विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तदनुसार तद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि आप प्रॉपर विधि रीति रिवाज से शादी नहीं करते हो, आप एक तरीके से जो रीति रिवाज है हिंदू मैरिज एक्ट की उनके लिए फॉलो नहीं करते हो, तो आपके लिए ऐसी कंडीशंस में
कपट पूर्वक आशय से या बेईमानी करने के आशय से, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, यदि ऐसा कृत्य करते हो तो उसे विधि द्वारा बीएनएस द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है और आपके लिए 7 वर्ष की सजा और जुर्माना भी दंडनीय है। ऐसे ऑफेंसों के लिए मैं आपके लिए क्यों इतनी प्रॉब्लम बेस बना के समझाना चाह रहा हूँ, मेरा और कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं फैमिली केसेस के, सबसे ज़्यादा केसेस हैं फैमिली कोर्टों में। आप जाके देखिए, फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। आप ये ना समझें कि कॉन्सेप्ट में सेक्शंस कम समझाएं, आप ये समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से समझाएं, हमें कैसे याद करना है, ठीक है। उसके अलावा मैं सेक्शंस बात करूंगा, सेक्शन 82 की। 82 निकालें आप सभी लोग। 82 क्या बात कर रहा है? 82 बात कर रहा है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। वाह, ये लेके आए द्विविवाह। द्विविवाह आप सभी लोग जानते हैं द्विविवाह होता क्या है। एक बार आपने शादी कर ली, अब आप कह रहे हैं हम तो सद्भावना पूर्व वही है दूसरी भी शादी करना चाहते हैं। श्रीमान, यहाँ पे आपका सद्भावना में इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। भले ही आप अपने अकॉर्डिंग कहें कि मैंने तो गुड फेथ में शादी की है, भाई हिंदू मैरिज एक्ट ही बता रहा है कि एक शादी वैलिड है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो आप एक ही तो करोगे। इसमें सद्भावना पूर्वक कहाँ से आ गई? आपने तो अपराध कर दिया। द्विविवाह लिखें आप 82 पे। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बायगैमी का ऑफेंस किस सेक्शन में आता है, तो 82 में आता है। इसमें लिखा है कि जो कोई, इसके एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है, दूसरी शादी भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी किन कंडीशंस में दूसरी शादी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार कह दिया कि एक बार शादी होगी, नहीं, 2 बार भी होगी। हम बताएंगे आगे कैसे होगी। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दिशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है, ठीक है, कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी वह दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आप पति या पत्नी जीवित रहते हुए जीवन काल में आप क्या करते हो, पुनः विवाह करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में एमसीक्यू बनेगा। ऐसा विवाह क्या होगा? ऐसा विवाह होगा वॉइड, यानी शून्य, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, यदि आप कर भी लेते हो तो क्या पनिशमेंट होगी। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके लिए, मैं आपके लिए बता दूं कि आपके लिए किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी क्या होगा, दायी होगा। दूसरी मैं बात करता हूं एक्सेप्शन की। भाई एक्सेप्शन क्या है समझें आप। एक्सेप्शन बता रहा है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो रूल्स लिखा है हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। रूल क्या है? दूसरी शादी नहीं करेंगे। या क्या है एक्सेप्शन में कि आप कर सकते हैं, बताया गया है कब कर सकते हैं। तो आप ये नहीं समझें किसी व्यक्ति के लिए यदि वो आता है और वो कहता है भाई मेरी 7 साल से मेरी वाइफ है, वो मुझे छोड़ के अलग रह रही है, उसका आता पता नहीं है, ऐसी कंडीशन में कर लोगे आप। वाइफ की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, आप शादी कर लोगे। या अदर कंडीशंस हैं, आप शादी कर लोगे। मैं एक बार ऐसे रीड कर देता हूँ, आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर हम उसके रिगार्डिंग क्लियर करेंगे। इसमें लिखा है इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं होगा जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व में पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है। यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना है कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने के पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां तक कि उसका ज्ञान उसको हो दे सकता है। भाई इसे 3 कंडीशंस में तोड़े आप। यदि कोई कोर्ट के माध्यम से डिवोर्स फाइल कर दिया है और डिवोर्स फाइनल हो गया है कि पति पत्नी अलग अलग रह सकते हैं, एल्यूमनी दे दी, मेंटेनेंस दे दिया, एक तरीके से सब कुछ हो गए, डिवोर्स हो गया है, दोनों स्वतंत्र हैं दूसरी शादी करने के लिए। सक्षम न्यायालय ने क्या कर दिया, एक तरीके से कर दिया है आपके विवाह के लिए शून्य। जब चीज़ शून्य हो सकती है तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं क्योंकि वैलिड ही नहीं है, ठीक है। शून्य हो गया हमारा शादी, अब हम क्या दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि या तो पति या पत्नी 7 साल तक अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी कंडीशंस में इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी इसका एक प्रावधान है कि 7 वर्ष तक यदि व्यक्ति
नहीं आता है तो ऐसी कंडीशंस में उसे सिविल डेथ के नाम से जाना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यदि उसकी मृत्यु नहीं होती तो उसके बारे में किसी न किसी ने एक तरीके से प्रिज्यूम किया होता कि व्यक्ति के लिए हमने सुना है, इसे जीवित सुना है या देखा है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, हमें ऐसी कंडीशंस में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तो ऐसी कंडीशंस में व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है। उसके अलावा मैं सबसेक्शन 2 की बात करता हूँ। सबसेक्शन 2 बात करता है हमारा कि जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति के छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जबकि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, वह जुर्माना का भी दंडनीय होगा। इसमें बताया गया है कि यदि आप ऐसा करते हो तो आपके लिए पनिशमेंट की दिया जाएगा। यदि आप पति या पत्नी के जीवन काल में रहते हुए कोई दूसरी शादी करते हो तो आपके लिए 10 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना भी है। मैं एक बहुत ही सिंपल एक तरीके से कहूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करूंगा आपके लिए, आप समझें रीजनिंग के लिए। 2 विवाह कर लिए व्यक्ति ने, फिर भी ऑफेंस नहीं है। आप 84 निकालें, बहुत ही सिंपल रीजनिंग दी है 84 की। 84 बात कर रहा है कि विवाहित महिला को आपराधिक आश्रय से फुसलाकर ले जाना या ले जाने का निरुद्ध रखना। जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ आयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाएगा या निरुद्ध रखेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना और दोनों से दंडनीय होगा। इस सेक्शन में कुछ नहीं लिखा है। इस सेक्शन में बहुत ही सिंपल बात की गई है कि आप दूसरे की पत्नी के लिए या आप दूसरे के पति के लिए, महिला के लिए या पति के लिए आप बहला फुसला कर ले जा रहे हो, ठीक है। आप जानते हो कि ये दूसरे व्यक्ति की वाइफ है या दूसरे व्यक्ति का हस्बैंड है, फिर भी आप ऐसी कंडीशंस में ले जा रहे हो। आपका पर्पज क्या है, एक तरीके से इलिसिट इंटरकोर्स कारित करना है, तो ऐसी कंडीशंस में आप छिपा रहे हो ऐसी किसी चीज के लिए, या आप उस महिला के लिए या पुरुष के लिए निरुद्ध रख रहे हो, डिटेन करके रख रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपने क्या है, अपराध कर दिया। आपने अपराध किया है, इसके लिए आपके लिए 2 वर्ष तक की सजा है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा ऐसा अपराध। अब मैं बात करता हूं इलिसिट इंटरकोर्स। मैंने उस दिन भी बताया था इलिसिट इंटरकोर्स और मैं आज भी बता रहा हूं इलिसिट इंटरकोर्स होता क्या है, मैं ही बता देता हूं। इलिसिट इंटरकोर्स होता है एक तरीके से कि जो हमारा एक तरीके से कहें लीगल मैरिज के दौरान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता है उसे इलिसिट इंटरकोर्स कहते हैं। उसके बाद मैं सेक्शन 85 और 86 के लिए ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 87। सेक्शन 87 बात क्या करता है, सेक्शन 87 बात कर रहा है कि विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत करना या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। 3 चीजें कर रहे हो आप, या तो आप किसी महिला के लिए कंपेल कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, किडनैपिंग कर रहे हो, या अबडक्शन कर रहे हो। ऐसी कंडीशंस में आप अपराध की श्रेणी में आते हो। सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग आपका अपराध बनेगा। लैंग्वेज देख लेते हैं हम। जो कोई किसी महिला का व्यापहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए आयुक्त संभोग करने के लिए उस महिला को विवश करने या विक्षुब्ध करने के लिए वह महिला आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त, यानी आप तथ्य को छुपा रहे हो, संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, वह जुर्माना से दंडनीय होगा। और किसी अन्य व्यक्ति के आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आश्रय से विवश या विलुप्त की जाएगी, संभाव्य जानते हुए जो संहिता में यथा परिभाषित किया है आपराधिक अभित्रास द्वारा या प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से ले जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा। ऐसी कंडीशंस में उसने क्या कर दिया है, अपराध कर दिया है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में लिखा है 3 की पॉइंट्स हैं इसके। या तो आप विवाह करने के लिए महिला के लिए उत्प्रेरित करते हो, या आप क्या किडनैपिंग कर रहे हो, या आप एक तरीके से अबडक्शन कर रहे हो, या आप इंड्यूसमेंट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। या आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो, धमकाते वगैरह हो, ऐसी चीज़ों में ऐसा 87 का अपराध बनेगा। थैंक यू हमारी ऐसे ही सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद। यदि आपके लिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।